बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले दिनों आइनी और कानूनी बहरान जो है वो तकरीबन जो है वो अपनी एक पीक को छू रहा था और बिल्कुल ऐसा डेडलॉक पैदा हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, आइन बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब जो है वो डायलॉग शुरू होने के बाद बज़ाहिर नज़र कुछ इस तरह से आ रहा है कि फ़ैसले जो है वो सियासी सतह के ऊपर तकमील पा जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ पिछले दिनों जो आइन और कानून की मुख्तलिफ तरीके से तशरीहात की गई हैं, पार्लियामेंट कुछ और तरीके से उसकी तशरीह करती रही है, अदलिया की तशरीह कुछ और थी और फिर दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रहे थे। तो बहुत ही मतलब जो है ना एक कानूनी एक डेडलॉक पैदा हो गया था। तो इस हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन साहब। तहरीक इंसाफ से भी इनका ताल्लुक़ रहा है, लेकिन बेसिकली ये जो है वो लॉयर हैं और जज भी रह चुके हैं। तो आइन और कानून के हवाले से इनसे हम आज जो है वो मुख्तलिफ मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ जो है वो सियासत के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू। अच्छा सर, ये बताएं, ये मौजूदा जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? इसके ऊपर ख़ुद हो रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ख़ुद से अगर होने होते तो अब तक कई मरतबा हो चुके होते। अपेरेंटली इसमें कुछ बैक चैनल मूवमेंट जैसे इन मामलात में हुआ करता है, वो ऑपरेटिव है। और यहाँ तो पाकिस्तान में तो सूरत हाल यही है कि बजाय इसके कि हम ख़ुद कोई रीज़नेबल रास्ता इख्तियार करें, रीज़नेबल एटीट्यूड अडॉप्ट करें, हम दूसरों के रहम करम के ऊपर होते हैं। अभी हाल में मैंने देखा जी कि यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में हमारे कुछ लोग वहाँ पर एक्टिव थे। उन्होंने तकरीबन 90 जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके सिग्नेचर्स कराए एक लेटर के ऊपर, और जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मिस्टर ब्लिंकन, उनको एक लेटर एड्रेस कराया उन्हीं 90 कांग्रेसमैन और लेजिस्लेटर्स के ज़रिए से। और वहाँ पर उसका थीम ये था कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को, पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाया जाए। तो माशाल्लाह हमारी जमहूरियत इस नौइयत की है, हमारे जो सियासी जो अफराद हैं वो इस नौइयत के हैं कि उन्हें इस तरह के अपने घरेलू मामलात में भी कहीं से प्रॉम्प्ट करने की ज़रूरत होती है। और पाकिस्तानी लॉबीज़ जो हैं वो बलाद मगरिब में इस तरह के मामलात में ऑपरेटिव हो जाती हैं। और अपेरेंटली ये इसी किस्म की बातें हैं कि जिसके नतीजे में ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा सर, आपका क्या ख्याल है? ये जो इस वक्त डायलॉग शुरू हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि किसी के कहने पे शुरू हुए हैं। ज़ाहिर है अब किसी के कहने में दो चीज़ें ही आ सकती हैं, या तो लोकल इस्टेब्लिशमेंट यानी मुल्की इस्टेब्लिशमेंट, या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। तो आपका क्या ख्याल है, इसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने रोल प्ले किया है, या इसमें जो है वो हमारी लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है? देखें, मेरी निगाह में हमारी लोकल इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अच्छा। हमारी जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है उसको अगर मैं तशबीह चाँद से दूँ और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को मैं तशबीह सूरज से दूँ, तो ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को रिफ़्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चाँद सूरज को रिफ़्लेक्ट करता है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अलग अलग एंटिटीज़ हैं, ये एक ही हैं, एक ही पेज के ऊपर होती हैं। और हमारे यहाँ तो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है वो एक मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ उसकी हैं, जिसमें लोकल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, और रिग्रेटेबली इंटरनेशनल हावी हैं।
नहीं सर, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में भी डाइवर्जन है ना, जैसे सऊदी अरब हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये एक अलग ब्लॉक है। अमेरिकन ब्लॉक इज़ अ डिफरेंट ब्लॉक, अमेरिकन, इंडियन, इजरायली ब्लॉक, इसको हम एक डिफरेंट ब्लॉक कहते हैं। तो अभी जैसे हालिया रमज़ान में जो है वो नवाज शरीफ साहब ने दौरा भी किया है सऊदी अरब का, वहाँ पे पता नहीं चला उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है या नहीं हुई। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो मुज़ाकरात हैं उस दौरे का नतीजा है, या इसके अलावा चाइना की वो जो जिस तरह उन्होंने ईरान में और सऊदी अरब में एक किस्म का एग्रीमेंट करवाया जो एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं थे, तो इसी तरह हमारी सियासत में भी अगर आप देखें तो तकरीबन वही हुआ है कि इमरान खान साहब जो कल तक कहते थे कि मैं इनको देखना भी पसंद नहीं करता, मैं मर जाऊंगा और लेकिन इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, अब मुज़ाकरात के ऊपर आ रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें इन ममालिक का भी कोई रोल है, या प्योरली इंटरनेशनल अमेरिका या दूसरी साइड का रोल ज़्यादा है? देखें, बात असल में ये है कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद जो एक बाईपोलर वर्ल्ड थी वो बुनियादी तौर पर यूनिपोलर हो गई है, और उसमें जो डोमिनेंट फोर्सेस हैं वो मगरिबी क़ुव्वतें हैं, मगरिबी फोर्सेस हैं। अब जहाँ तक के रूस का और चाइना का ताल्लुक़ है, इनका रोल जो है वो एक सेकंड फिडल का इनका रोल है। ये बुनियादी तौर के ऊपर उनसे क्लैश भी नहीं करते हैं, और इनके जो स्फेयर्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के और चाइना और रशिया वगैरह का जो ब्लॉक है, ये इनके स्फेयर्स ऑफ एक्टिविटीज़ प्री डिटर्मिन्ड हैं कि ये एरियाज़ जो हैं ये नो गो एरियाज़ हैं, उसमें आप नहीं आएंगे, फ़लाँ एरिया ऐसा है जिसमें हम नहीं आएंगे। तो अब जो डेवलपमेंट हुई है, ख़ुसूसन जो मिडल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो डेवलपमेंट हुई है, और जैसा कि आपने इशारा किया कि ईरान और सऊदी अरबिया जो है वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, वो चाइना ने उनको बीजिंग में बुला करके मामलात इस्तवार किए। तो ये मैं नहीं समझता कि इसमें वेस्टर्न ब्लेसिंग नहीं होंगी, यकीनन वेस्टर्न ब्लेसिंग्स भी होंगी, क्योंकि मामलात ज़रा बिगड़ रहे थे और इनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत थी। और अपेरेंटली चाइना को इन्होंने एक ऑस्टेंसिबल रोल उसका दिया, और वो एक अपने अंदाज से वो पूरा भी हुआ। दूसरा, आपने क्वेश्चन रेज़ किया कि इमरान ये कहते थे कि मैं इनकी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं इनकी बात नहीं करूंगा। ये वो तमाम बातें हैं जो उस ज़माने की हैं जबकि इमरान हुकूमत में थे। उसके बाद से मामलात जो हैं वो ग्रेजुअली नरम होते रहे, सॉफन होते रहे, और अब अल्टीमेटली सूरत हाल ये है कि इमरान तो डायरेक्टली बातचीत में शरीक नहीं हैं, लेकिन उनकी जो नेक्स्ट टू इमरान लीडरशिप है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और सेनेट चेयरमैन उसमें एक पाइवटल रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा सर, खान साहब के बारे में अब आपकी क्या राय है? क्या वाकई वो एक जेन्युइन लीडर हैं, या और उनमें है सलाहियत मुल्क को आगे लेके जाने की, या अब आपके थोड़े से ख्यालात डिफरेंट हैं? देखें, इमरान कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। बज़ाहिर तो मालूम होता है कि उन्होंने शौकत खानम इस्टेब्लिश किया, उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी इनिशिएट की, लेकिन वहाँ पर भी शौकत खानम की जो स्टोरी है, वहाँ पर भी जब तक ये ख़ुद उसमें एक्टिव रोल प्ले करते रहे तो वो इदारा जो है वो उतने बेहतर अंदाज से ऑपरेट नहीं कर रहा था। फिर इन्होंने प्रोफेशनल्स के ऊपर छोड़ दिया, तो फिर वो वहाँ पर उन्होंने पिकअप किया। तो इमरान बुनियादी तौर के ऊपर कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, लेकिन ही इज़ ए पॉपुलिस्ट लीडर। ये जिसको कहते हैं कि इस तरह के नारे देते हैं और आवाम में किस तरह का हाइप क्रिएट करते हैं कि जिसमें अगर तो इलेक्टरल प्रोसेस को देखें तो उसमें ग्रेजुअली इनका वोट बैंक जो है बढ़ता रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त के ये पावर में आते हैं
और जो इनका हमने तकरीबन 3.5 या 4 साल का स्टिंट देखा, तो वहाँ पर क्योंकि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है और इनके साथ भी कुछ ऐसे इस तरह के लोग नहीं हैं जो सही नौइयत से एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देख सकें, एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकें, तो नतीजे के तौर के ऊपर जो 4 साल गुज़रे इनके, वो कोई पाकिस्तान की मईशत को ले लीजिए, पाकिस्तान के दीगर मामलात को ले लीजिए, कोई बहुत अच्छी स्टोरी नहीं है। लेकिन सर इनका क्लेम तो ये है कि बहुत अच्छे साल थे इकॉनमी के हिसाब से भी, और मुल्क भी तरक्की की तरफ जा रहा था। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके इस क्लेम में भी वज़न नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप किस किस्म के इनके साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अगर आप बात करें तो आप क्या चाह रहे हैं कि इनके साथ कुछ टेक्नोक्रेट्स टाइप के लोग जो है ना वो होने चाहिए, जैसे शबर जैदी साहब हो गए या दीगर जो वजारतें हैं उनके हवाले से लोग हो गए, तो इस किस्म के लोग इनके साथ होने चाहिए? नहीं देखिए, खैर आप तो स्पेसिफ़िकली आपने कुछ नाम ले लिए, जी जी। नाम गालिबन लेने नहीं चाहिए। नहीं, मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, जी प्रोफेशंस की जब जी। बात हुई है तो इकोनॉमी मैं में। जी ये जी। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि अपने बारे में तो हर एक अच्छी बातें करता है, लेकिन किसी भी मुल्क के लिए सबसे अहम शोबा इकॉनमी का है, मईशत का है। और वो क्या है? वो ये है कि आपकी आमदन और ख़र्च में एक तवाज़ुन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। जिस वक्त के इन्होंने छोड़ा है, उस साल इन्होंने 80 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स की हैं, जो एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में, एक्सपोर्ट्स में तो आप पैसा अर्न करते हैं, इंपोर्ट्स में आप फॉरेन एक्सचेंज देते हैं। एक्सपोर्ट्स के साथ हमें एडवांटेज ये है कि हमें कुछ रेमिटेंसेस भी बाहर से आ जाती हैं, बल्कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके हम पल्ला रेमिटेंसेस हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं भेजते हैं। तो जहाँ पर आप 80 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स करेंगे और आपकी एक्सपोर्ट्स और आपकी रेमिटेंसेस उसका एक, जिसको कहते हैं, एक पोर्शन होंगी, तो आप कैसे मुल्क को चलाएंगे? एक आम घर नहीं चलता। अगर एक आम घर को देखें तो वहाँ पर भी खातून खाना को जो पैसा दिया जाता है उसको बजट उसके अंदर बनाना होता है। हाउस होल्ड उसकी बुनियाद के ऊपर उन्हीं पैरामीटर्स में ऑपरेट करती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात आपने ये फरमाई कि क्या टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत होगी। एक्चुअली टेक्नोक्रेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि हुकूमतें चलती हैं ब्यूरोक्रेट्स के कंधों के ऊपर। आपके साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, आपके साथ जो अफसरशाही है, जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ को रन कर रहे हैं, वो बेहतरीन लोग होने चाहिए। और आपके साथ सियासतदान वो होने चाहिए जो बज़ाते ख़ुद कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट्स ना हों, लेकिन कम अज़ कम एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस को समझते हों और उनकी कुछ प्रेफरेंसेस हों, उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ हों, तब हुकूमतें चला करती हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको वहाँ नीचे से भी कोई अच्छे लोग नहीं थे, और आपके साथ जो लोग थे, इमरान ने ख़ुद ये कहा कि एक मौके के ऊपर, गालिबन ये 2013 के इलेक्शन के बाद, उन्होंने ये कहा कि अच्छा हुआ कि हम पावर में नहीं आए, क्योंकि हमारे पास वो लोग ही नहीं थे कि जो कि हुकूमत को रन करते। अनफॉर्चुनेटली 218 की भी यही सूरत हाल थी। अल्लाह करे कि 2023 में ये सूरत हाल ना हो। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद जो है हम जस्टिस साहब से पूछेंगे कि ये इस वक्त जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाने का एक आइडिया जो है वो भी फ्लोट किया था, वो भी मार्केट में आया था कि 1-2 साल तक के लिए टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो है वो तश्कील दे दी जाए। तो उसकी क्या कानूनी शक्ल हो सकती है या नहीं हो सकती, इनका हम जवाब जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक।
जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कि हम पूछेंगे टेक्नोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट है उसकी क्या कानूनी हैसियत अगर बनाई जाती है तो हो सकती है, आइन में इसकी गुंजाइश है या नहीं है। तो सर, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का मतलब ये है कि आपके यहाँ कोई ताले आज़मा आ जाए और वो पाकिस्तानियों के वोट से आज़ाद हो, वो पार्लिमान के कंट्रोल से आज़ाद हो और फिर वो अपनी चॉइस करे कि मैंने किन लोगों को साथ लेकर के चलना है। और ये हमारे यहाँ होता रहा है, एक मरतबा नहीं 3-4 मरतबा ये होता रहा है। तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की पाकिस्तानी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो, ख्वाह वो प्रेसिडेंशियल किस्म का हो या पार्लिमानी किस्म का हो, उसमें टेक्नोक्रेट्स की आज़ाद हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक हो गया। मतलब ये है कि अगर हुकूमत बनानी है तो सियासी जमातों ने ही बनानी है। ये और बात है कि फिर वो बाद में मुख्तलिफ वजारतों में टेक्नोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेट्स को जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हुकूमत है, जो स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग है, वो अवामी नुमाइंदों के पास ही रहेगी। मतलब ये जस्टिस साहब का जो है वो एक कानूनी नुक्ता नज़र से इन्होंने जवाब दिया। मेरे ख़्याल में बिल्कुल इसमें वज़न है और कोई इसकी गुंजाइश है नहीं है सच कानून में। अच्छा सर, इस वक्त पीटीआई में आपको लगता है कोई प्रोमिनेंट खान साहब के अलावा लीडर हों जो कि पीटीआई के विजन को, जो क्योंकि ज़ाहिर है आप तो बड़े पुराने इनके रह चुके हैं, वर्कर्स में से भी हैं, आइडियोलॉजीज जिन्हें हम कहते हैं ना, नज़रियाती वर्कर्स हैं, तो अभी आपको लगता है कि इस वक्त हैं पीटीआई में कोई नज़रियाती वर्कर्स या अब बिल्कुल वही मफाद परस्तों का टोला ही है? मैं समझता हूँ कि पीटीआई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नज़रियाती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सही नौइयत से हुकूमत के जो ज़िम्मेदारियां हैं वो अदा कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तकरीबन वो तमाम लोग बैकग्राउंड में हैं। उनमें से कोई भी मुझे एक आध के अलावा ऐसा नज़र नहीं आता कि जिसके मुतालिक ये कह सकूं कि वो उस मियार के ऊपर पूरा उतरता हो जो कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का, अच्छे स्टेट्समैन का जो मियार हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हैं, लोग हैं जो बैकग्राउंड में हैं और यकीनन खान साहब को पता है वो कौन से लोग हैं। सर बताएं ना, सर हमारे प्रोग्राम में बताएं ताकि उन तक ये बात पहुंचे कि कौन से लोग मैं हैं। नाम लेना नहीं चाहूँगा। सर नाम लेने में मेरा नहीं ख्याल है कोई हर्ज है, कोई आप मेरे ख्याल में कोई गलत बात भी नहीं कर रहे। बहरहाल आपकी मर्जी है, आई कैन नॉट फोर्स। नामुनासिब बात है। आप खुद अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा। और तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस तरह के लोग हैं, कहीं कम हैं कहीं ज़्यादा हैं। और पीटीआई के मुतालिक ये मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर काफ़ी लोग इस तरह के हैं जिनको नीचे से या बैकग्राउंड से ऊपर लाने की या सामने लाने की अगर कोशिश की जाए तो अच्छे लोग मैसर आ सकते हैं। अच्छा सर, पीटीआई और पीडीएम का ज़रा कंपैरिजन कर दें। पीटीआई के मुकाबले में पीडीएम या दोनों में से किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए? देखें, पीडीएम के मुतालिक कुछ तासुरात जो आवाम में हैं या इंटेलेक्चुअल्स में हैं, मीडिया में भी हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर प्योर स्टेट्समैन और प्योर पॉलिटिशियंस मौजूद हैं और वो इस नौइयत के लोग हैं कि जो कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं भी। वो मामलात को समझते हैं, वो सियासत में दस्तरस रखते हैं। इस तरह के लोग अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में फ्रंट लाइन के ऊपर नहीं हैं, पीछे अगर हो तो हों। अच्छा, तो मतलब कंपैरेटिवली आप ज़्यादा अगर 10-10 पॉइंट्स में कहूँ कि दें तो आप 10 में से कितने नंबर पीडीएम को देंगे और कितने नंबर पीटीआई को देंगे? इकॉनमी को रन करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं पीडीएम को तकरीबन 100 में से 50 नंबर दूंगा
और पीटीआई को 100 में से तकरीबन कोई 35-36 दूंगा। मतलब बराबर बराबर ही है तकरीबन। नहीं, अच्छा, बराबर बराबर क्यों, 35 और तकरीबन 50 का 15 का फ़र्क है। 15% का फ़र्क है। लेकिन सर बहरहाल अच्छा सर, ये थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं कि अब जो है आने वाला जो वक्त है उसमें अपेरेंटली आपको मज़ीद ये बहरान पेचीदा होता हुआ नज़र आ रहा है, या अब आपको लगता है कि मामलात जो हैं वो अपने अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे? देखें, अगर तो आप इन लीडरान को आज़ाद छोड़ दें और आप मुल्क के मामलात में ये तवक्को करें कि ये मिलजुल कर के और कोई रीज़नेबल अंदाज से मसाइल का हल निकालेंगे और कौमी जो मामलात हैं वो इनकी प्रायोरिटीज़ में से होगा, तो ऐसा नहीं है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि इनको किसी न किसी नौइयत से एक पुश की ज़रूरत है। एक ज़माने में वो पाकिस्तानी आर्मी और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट वो पुश दिया करता था, जो बीच में ज़रा सी वीक हो गई। पर्टिकुलरली जो बाजवा साहब का आखिरी ज़माना था उसमें ख़ासी वो वीक हो गई। अब वो दोबारा से इमर्ज कर रही है। अच्छा। नया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसको आए हुए तकरीबन कोई 6 माह हो जाएंगे। अब उन्होंने अपनी रूट्स जो हैं वो ज़मीन में उनकी अब चलने लग गई हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कोई रोल प्ले करेंगे। उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए, उनका कोई ऐसा रोल नहीं होना चाहिए जो सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो। लेकिन जहाँ भी मुल्क के मामलात इस बात के मुतकाज़ी हों कि वो जो भी सियासी एलिमेंट उस लाइन से हट रहा हो जो मुल्क के मफाद में ना हो, तो कम अज़ कम वो इशारा करने की पोजीशन में हों कि आप ये रेड लाइन मेहरबानी करके क्रॉस ना करें। नहीं तो ये सर, क्या आपका ख्याल है कि आर्मी चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की कोई एडवाइस दे सकते हैं? मेरा ख्याल नहीं है, ये आइन और कानून से थोड़ा सा हट के बात नहीं हो जाएगी सर? नहीं नहीं, मैं एडवाइस देने की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी। मैं एडवाइस तो बहरहाल होती रही है। ठीक है। इमरान ने खुद माजी में तो एडमिट होता किया है, लेकिन अब तो इमरान ने खुद एडमिट किया है, दूसरों ने भी एडमिट किया है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जो भी हुकूमतें हैं, जो भी सियासी अनासिर हैं, उनको आइन और कानून में रहते हुए अपनी कारगुजारी करने देनी चाहिए, उनके मामलात में इंटरफियर नहीं करने चाहिए। जी जी जी, लेकिन मैं आपकी अगर समझ वो रहा कोई लाइन क्रॉस करें, अगर वो रेड लाइन क्रॉस करें, तो फिर आर्म फोर्सेस, क्योंकि ये सिर्फ मुल्क के जोग्राफिकल फ्रंटियर्स नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स की भी निगहदाश्त करने वाले लोग हैं, फिर इनको ये इशारा देने की ज़रूरत है कि मोहतरम, ये जो थोड़ी सी आपकी बात है ये आप ओवर स्टेप कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। और सर, इसके लिए एक मुनासिब फोरम जो है कौमी सलामती कमेटी ऑलरेडी एग्जैक्टली मौजूद है, जिसमें सारे एग्जैक्टली मौजूद है, जो है बिल्कुल। वो 4 स्टार जनरल और जो कोर हमारी एजेंसीज़ हैं उनके लोग उसमें होते हैं। तो ज़ाहिर है उस फोरम को इस्तेमाल करके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको जो है वो बताया जा सकता है कि जी ये है। और मेरे ख्याल में अभी पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखें तो वो अपना एक रोल इस तरीके से प्ले करती भी रही है। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है और इसके बाद हम थोड़ा सा जो है वो माजी की तरफ जाएंगे और ये जो आइनी और कानूनी सवालात आपके जहन में हैं वो जो है ना हम जस्टिस साहब से पूछेंगे वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। तो एक ब्रेक के बाद मिल
जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू चल रही है जस्टिस साहब से, और उम्मीद है आप भी जो है वो अपनी मालूमात में भी इजाफ़ा कर रहे होंगे और थोड़ी हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा हो रहा है। सर ये बताएं, आला अदलिया के जो जजेज़ हैं, आपका क्या ख़्याल है आज भी दबाव का शिकार हैं? ख़ास तौर पे ये जो पिछले 2-3 महीने में पार्लियामेंट के ज़रिए भी दबाव डाला गया, दीगर अनासिर के ज़रिए भी दबाव डाला गया, तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखें, आला अदलिया के जजेस दबाव में कभी आ ही नहीं सकते। सिर्फ उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जज की सिर्फ दो डेस्टिनेशंस हैं। जज की सिर्फ दो मंजिलें हैं जहां पर उसको होना चाहिए। नंबर एक उसकी अदालत और नंबर दो उसका घर। तीसरी जगह उसके लिए नहीं है। जहां भी आप ब्रेक करते हैं और आप जज हैं तो आप वल्नरेबल हो जाते हैं, फिर लोग आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हैं। और यही कुछ हुआ है कि कुछ जज साहिबान जो हैं, मुझे पता नहीं कि किस नौइयत से हुआ, वो अपने आप ब्रेक कर गए या उनको ब्रेक कराया गया। नतीजे के तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक इदारा है और जिसमें उस इदारे के इस वक्त 15 अफराद हैं, 17 लोगों की कोर्ट हुआ करती है, 2 कम है अब भी। वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार होती है। उस पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो वो कह दें वो फाइनल वर्ड होता है। अब सवाल ये है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतालिक मुख्तलिफ राय हो सकती हैं और ऑनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस नौइयत से ये मामला चले हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जो सो कॉल्ड डिसिडेंट वॉइसेस थीं वो आइन के बाहर चली हैं, वो आइन से मावरा चली हैं। चीफ जस्टिस ने एक बेंच बनाया 9 जजेस का। रोज़े अव्वल ही अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई कि गालिबन 2 या 3 जज साहबान ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। अरे बाबा, बुनियादी उसूल नेचुरल जस्टिस का भी ये है कि आप बगैर सुने हुए अहकामात जारी नहीं कर सकते। आपने अभी किसी की बात नहीं सुनी, आपने आपस में बहस करनी शुरू कर दी और फिर उनमें से 2 असहाब जो हैं उन्होंने वक्त के काफ़ी बाद अलग से ऑर्डर भी लिख दिए, जबकि इन्हीं लोगों ने बाद में बैठ कर के चीफ जस्टिस को ऑथोराइज किया, सिग्नेचर के ज़रिए से ऑथोराइज किया कि आप इस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है। और रिकॉन्स्टिट्यूट जब बेंच हो गई तो उसके बाद आपने जो वहाँ पर बातें की उसको आप ऑर्डर की शक्ल दे रहे हैं। आप सियासतदानों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 4-3 का ऑर्डर है या 3-2 का ऑर्डर है। ये क्या कर रहे हैं आप? और देखें, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि इस वक्त रूल ये है और साल से ये रूल चलता चला आया है कि बेंचेस चीफ जस्टिस बनाता है। ठीक है। नंबर 2, न सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस बेंचेस बनाता है, बल्कि आर्टिकल 184(3) का नोटिस भी चीफ जस्टिस लेता है। मैं ये कहता हूं वो गलत है, आपकी बात मैं मानता हूं। ठीक है। मैं फॉर आर्गूमेंट से एक मान रहा हूं, हकीकत में नहीं मान रहा। फॉर आर्गूमेंट से मैं कहता हूं वो सही है, लेकिन आपको आर्टिकल 191 के तहत रूल मेकिंग पावर है। आप फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाइए और ये पावर्स जो हैं इनको आइडेंटिफाई कीजिए कि चीफ जस्टिस ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। वो तो हुआ नहीं, और आप बेंच में बैठ कर के अपना एक मजाक बनवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक मजाक बनवा रहे हैं, और बातें भी कौन सी कर रहे हैं। एक साहब ये फरमाते हैं, बल्कि गालिबन 2 साहब ये फरमाते हैं कि जनाब हमको ये देखना चाहिए कि ये जो डिसोल्यूशंस हुई हैं, जो तहलील हुई है,
पंजाब की असेंबली या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली, उसका कोई जवाब भी था? अरे बाबा, आपसे तो एक्सपेक्टेड ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट होंगे। आप एपेक्स कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, मुल्क के सबसे बड़ी अदालत में बैठे हुए हैं, आपके इल्म में नहीं है कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ये है? अच्छा सर, ये बताइए, जरा मुझे मुकम्मल करने दीजिए। जी जी जी। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ये है कि लीडर ऑफ द हाउस की एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन होती है कि वो जब चाहे अपनी असेंबली को डिसॉल्व कर दे। उसकी वजह यह है कि वो उसको अवाम की पल्स पर उसका हाथ होता है। वो जिस वक्त ये महसूस करता है कि मेरे लिए बेस्ट टाइम इलेक्शन सीख करने का ये है, उसी वक्त वो डिसॉल्व कर देता है। उसके ऊपर सारी दुनिया में कहीं किसी अदालत ने एग्जामिन नहीं किया कि लीडर ऑफ द हाउस ने अपनी डिस्क्रेशन, अपना ऑप्शन सही इस्तेमाल किया है या नहीं किया। आप एक इस तरह के रास्ते पे चल रहे हैं, ऐसी टेरिटरी में जा रहे हैं जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, जो तकरीबन 400-500 साल पुरानी है, जिसमें कभी यह बात नहीं हुई। आप पाकिस्तान के एपेक्स कोर्ट में बैठ करके ये कहते हैं कि हमें यह देखने की ज़रूरत है कि असेंबलियों को सही डिसॉल्व किया है या नहीं किया। आपका कॉन्स्टिट्यूशन उस बात की इजाज़त नहीं देता, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री आपको इजाज़त नहीं देती, और आप सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके ये बातें कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आजकल हमारी जो सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना बड़ी, और हमारे उसमें बाज़ एंकर्स हजरात भी शामिल हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं, तो वो उनको पोलिटिसाइज़ करना और फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाना, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखें, बात यह है कि दो इदारे इस मुल्क में ऐसे हैं कि जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल है, एक अदलिया और एक आर्म फोर्सेस। उनके बारे में आप नामुनासिब तासुर पब्लिक को नहीं दे सकते हैं, पब्लिक लाइफ में उसकी इजाज़त नहीं है। और अदलिया के बारे में तो ये है कि वाज़े तरीके से लिखा हुआ है, एक तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, वो तो आर्म फोर्सेस और अदलिया दोनों की होती है, लेकिन अदलिया के बारे में ये लिखा हुआ है कि किसी भी जज के कॉन्डक्ट के बारे में पार्लियामान हो या सूबाई असेंबली हो, आप उसको अंडर डिस्कशन नहीं ला सकते। तो जब ये सारी चीज़ें हैं और पार्लियामान तक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी और सोशल इन पैरामीटर्स का, इन बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अदालतें एक्शन ले सकती हैं, आर्म फोर्सेस भी अपने आप एक्शन लेने की पोजीशन में हैं, लेकिन बेहतर ये है कि एक्शन ना हो, और बेहतर ये है कि अगर आप क्रिटिसाइज़ करें तो वो एक तामीरी क्रिटिसिज्म होना चाहिए जिसका ऑब्जेक्ट मुल्क की बहबूद हो, बल्कि किसी की टांग खींचना ना हो। बिल्कुल नाजरीन, आज की आपने गुफ्तगू सुनी जनाब जस्टिस वजीउद्दीन साहब से, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मैं भी अपना एंडिंग नोट कुछ इस तरह से करूँगा कि ख़ास तौर पर हमारे जो दो सुप्रीम इदारे हैं, एक तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी हमारी जो मुसल्लह अफवाज है, इनको आइनी कवर भी हासिल है, और मेरे ख़्याल में दोनों इदारे ही बेतहाशा टेम्परामेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, बेतहाशा जो है वो बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। हालाँकि उनके ख़िलाफ़ जो है वो आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर भी बेबुनियाद किस्म की कैंपेन्स चलाई जाती हैं। अभी कल परसों की बात है, मैं सुन रहा था और ये मकबूल जान साहब का कोई शायद वो बात कर रहे थे कि जी आधे कराची के ऊपर जो है वो फ़ौज जो है ना वो रह रही है, और जितनी भी कराची की जो वो डेवलपमेंट नहीं हुई है, जो भी मसाइल आए उनकी ज़िम्मेदार जो है ना वो पाक फ़ौज है। तो भाई ये कराची की ज़िम्मेदारी अगर आपने, और माशाल्लाह और ये साहब जो हैं वो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और इतनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो जब इतने सारे लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो एक अमानत है, और वो बात आप
अमानत में ख़यानत ना करें, जो सही इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ तक पहुँचाएँ। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूँ आपको इस हवाले से कि एक तो ये कि जो 57.9% जो है कराची में फ़ौजी एरियाज़ हैं या आर्मी के उसके कंट्रोल में है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, मैं कराची में पला बड़ा हूँ। अगर तो आप सोराब गोट से स्टार्ट करें, औरंगी, कोरंगी, बल्दिया, गुलबर्ग, लालू खेत, PCHS, खारादर टावर, इन सारे इलाकों को अगर आप कराची से निकाल दें तो शायद 52% बन जाए। अदरवाइज़ जो है ये 10-12% से ज़्यादा टोटल एरिया नहीं बनता, जो मेरी अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको एकड़ में बात करूँ तो 8 लाख एकड़ के करीब जो है वो कराची की टोटल एरिया है, उसमें से 60-70 हज़ार एकड़ के करीब जो है वो इनके कंट्रोल में है। और उनमें से भी ज़्यादा ऐसा है जो पाकिस्तान बनने से पहले का, ये कैंट के इर्द गिर्द का जितना भी एरिया आप देखें तो फ़ौजी इस्तेमाल में शुरू से रह रहे हैं। तो अब वो DHA वगैरह के ऊपर करते हैं तनकीद, तो अब क्या करें, मरीख में रहें जाके फ़ौजी या क्या। हर एक की सोसाइटी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया हर PIA ने सोसाइटी बनाई हुई है, रेलवे ने बनाई हुई है, हर इदारे ने बनाई हुई है, तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए बनाई हुई है, इसमें कोई हरज नहीं है। और दूसरा फिर आप कह रहे हैं कि ये कराची जो है ना वो इस वक्त जो भी हालात हैं, तो भाई अब मुझे आप ये बताएं कि अगर हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, बिल्डिंगें बेतहाशा बनी हैं, बग़ैर पार्किंग के बनी हैं, उसमें सारी इर्रेगुलेशंस हुई हैं, तो वो उसमें जो है ना वो सिविल इदारों का कसूर है या फ़ौज का कसूर है। इसी तरीके से हमारे यहाँ अगर गटर लाइनें और पाइप लाइनें तो फ़ौज ने तो नहीं आके डालनी ना। तो बंदा जो है वो बड़ी सोच समझ के बात करता है। डेवलपमेंट कराची की बर्बादी के ज़िम्मेदार कौन लोग हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है, कि जिन्होंने पिछले 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं और आज तक एक एक गली और एक एक सड़क जो है वो ये 10-10 मरतबा बना चुके हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से KDA, KMC, SBCA जहाँ करप्शन का गढ़ बने हुए वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। और हम जो है वो बजाय इसके कि वो तनकीद बराए इस्लाह करें या तनकीद बराए, चलो तनकीद ही करें, हम तनकीद बराए तक़रीब कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में हमें जो है वो इस चीज़ से बिल्कुल जो है ना वो नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। इससे ना सिर्फ ये कि हमारे अपने लोगों की जो है वो मिस गाइडेंस होती है, बल्कि दूसरे बाहर ये मेजर गौरव आ रही है, जैसे जो टटू बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी फिर मौका मिलता है कि ये फ़लाँ बंदे ने ये कह दिया, फ़लाँ बंदे ने कह दिया। हम सब ने मिलकर मुल्क को आगे लेके चलना है, मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। तो इंशाअल्लाह हम और ये सब उसी सूरत में पॉसिबल है कि हम जो अपने इदारों का एहतराम करेंगे, आइन और कानून का एहतराम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि औरिया साहब भी अपनी इस बात के ऊपर नज़र षानी करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।